चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। चैप्टर का नाम लिखा है मैंने, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। चैप्टर 2 में हम न्यूमेरिकल पोर्शन भी करेंगे। हालांकि आपके जो बुक है उसमें फॉर्मूलाज तो दे रखे हैं जो मॉड्यूल आईसीएसआई ने दिया है, और अभी जो जून में अटेम्प्ट हुआ था उसमें न्यूमेरिकल आए नहीं थे, बट फॉर्मूलाज है तो इस बार हम न्यूमेरिकल करके चलें, क्या पता इस बार आ जाए। ठीक है, तो फॉर्मूलाज जो भी है, मैंने आपको जो चैप्टर 2 के नोट्स दिए हैं ना उसमें फॉर्मूलाज नहीं लिखे मैंने, वो जान के नहीं लिखे ताकि आप बाय हैंड खुद लिखो फॉर्मूलाज को। चैप्टर 2 के जो आपको नोट्स मिले हैं वो लिमिटेड से हैं, 5-6 पेज के नोट्स हैं, देखो सिर्फ उसमें सिर्फ जो जिनके हम फॉर्मूलाज नोट करेंगे उनका मीनिंग लिखा हुआ है कि नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम क्या होती है, नॉन फैक्टर इनकम क्या होती है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपीएफसी क्या होता है। तो मैंने आपको जो हम कंसेप्ट के फॉर्मूलाज नोट करने वाले हैं उनके जो मीनिंग, बस बोलना नहीं भाई, उनके जो मीनिंग है वो नोट्स में लिख के दे दिया आपको। ठीक है, फॉर्मूलाज नहीं लिखे, वो हम खुद से जान करके मैंने आपके लिए रखा है ताकि आप खुद बाय हैंड लिखो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो फॉर्मूलाज को लेकर के। तो हम जो फॉर्मूलाज नोट करेंगे ना, वो आपको या तो एक काम करना है, जो नोट्स है उसमें स्टेपल कर लेना आप। तो फॉर्मूलाज आप पिन पेज पे नोट कर लेना ताकि उसको वहां से अलग से कॉपी कॉपी में से अलग करके आराम से आप अपने नोट्स में उसको अटैच कर सको बाद में। या फॉर्मूलाज जहां लिख रहे हो, अगर आपको नोट्स में अटैच नहीं करने, फिर जब चैप्टर 2 आप नोट्स में से पढ़ोगे, साथ में कॉपी खोलनी पड़ेगी जहां फॉर्मूला लिखे होंगे आपने, ये ध्यान रखना। अब जैसा आपका मन करे वैसे कर लो, कॉपी लगानी है कॉपी लगा लो ताकि कॉपी में से सारे फॉर्मूलाज कर लो, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे थोड़े बहुत अपने। वरना पिन पेज पे फॉर्मूलाज नोट कर लो, उसको बाद में आप अपने नोट्स में स्टेपल कर लेना, ताकि जब नोट्स में से पढ़ो तो ध्यान रहे कि फॉर्मूला भी साथ में लिखे हो, वहीं से पढ़ लोगे। कॉपी में फॉर्मूला लिख रहे हो तो एक ही कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि हम कई सारे फॉर्मूलाज नोट करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आज हम किसी और कॉपी में नोट कर रहे हैं कल किसी और कॉपी में, ये चीज ध्यान रखना। चलो अब चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले दो डेफिनेशन है उनके मीनिंग समझेंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ टर्म्स और हैं, उनके भी मीनिंग समझ लेते हैं साथ साथ में। एक होती है फैक्टर इनकम, इसको हम अर्नड इनकम भी बोल देते हैं। और दूसरी होती है नॉन फैक्टर इनकम। इसको हम अनअर्नड इनकम भी बोल देते हैं। इसको हम ट्रांसफर पेमेंट भी बोल देते हैं। इसको हम यूनिलेटरल पेमेंट भी बोल देते हैं। तो ये चार अलग अलग कंसेप्ट है हमारे पास। नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम क्या होती है, और नॉन फैक्टर इनकम क्या होती है। बोलना नहीं भैया। सबसे पहले फैक्टर इनकम समझ लो और नॉन फैक्टर इनकम समझ लो। मैं लिखवा दूंगा, वैसे तो लिखा हुआ है नोट्स में, फिर भी लिखवा दूंगा, चलो मैं आपको पहले समझ लो। क्योंकि नेशनल इनकम के डेफिनेशन पढ़ेंगे उसमें फैक्टर इनकम वर्ड आएगा, तो पहले फैक्टर इनकम क्या होता है वो समझ लो। जो पैसे आपने मेहनत से कमाए हैं वो होता है फैक्टर इनकम, सीधी सी बात है। ठीक है, आपको कहीं से फ्री के पैसे नहीं मिले हैं, मेहनत से कमाए हैं पैसे आपने। अब मेहनत से कैसे कमाए हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं वहां से प्रॉफिट कमाया है, कहीं पे जॉब कर रहे हो वहां से सैलरी कमाई है, एज अ लेबर काम कर रहे हैं वेजेस मिली है, हमने किसी को लोन दिया हुआ है, तो आपने किसी को लोन पे दिया हुआ है पैसा, वो आपको ब्याज दे रहा है, इंटरेस्ट। ठीक है, हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है करके है शेयर्स के अंदर, वहां से आपको डिविडेंड आ रहा है। हमने बैंक में एफडी कर रखी है, वहां से आपको इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल बन जाते हैं फैक्टर इनकम के। तो फैक्टर इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो आपने कमाई है खुद से, मेहनत करके या कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करके। नॉन फैक्टर इनकम में वो इनकम आती है जो फ्री में मिली है आपको, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, वो सब आता है। कोई रिलेटिव घर पे आया हमारे, जब जाने लगा तो पैसे निकाल के दे रहे हैं हमको। ठीक है, अब उसको ऊपर ऊपर से मना कर रहे हैं कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, और धीरे धीरे हाथ भी आगे कर रहे हैं कि हाँ पैसे दे दो हमको।
तो फ्री के पैसे हो गए हैं। तो वो पैसे आपने ना तो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके कमाए हैं, ना कोई काम करके कमाए हैं, वो फ्री के पैसे मिले हैं आपको। तो वो बन जाते हैं अनअर्न्ड इनकम, नॉन फैक्टर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट्स, या फिर यूनिलेटरल पेमेंट। यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड, कि आपको सामने से पैसे मिल गए बट आपने कोई काम नहीं किया सामने वाले के लिए, फ्री के पैसे मिले हैं आपको। अब जब भी हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे, अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी, तो नेशनल इनकम के अंदर हमेशा फैक्टर इनकम काउंट होता है, नॉन फैक्टर इनकम काउंट नहीं होता। तो जब हम किसी देश की या अपने ही देश की नेशनल इनकम फाइंड करेंगे, तो इसमें वही पैसे काउंट करेंगे जो हमने मेहनत से कमाए हैं। फ्री के मिले हुए पैसे कभी भी देश की नेशनल इनकम में काउंट नहीं होते। और जब आप अपने देश की डोमेस्टिक इनकम फाइंड करोगे, तब भी सेम फैक्टर इनकम काउंट करनी है आपको, नॉन फैक्टर इनकम काउंट नहीं करनी। जो फ्री के पैसे है वो काउंट नहीं करने होते। तो नॉन फैक्टर इनकम बोल दो, ट्रांसफर पेमेंट बोल दो, अनअर्न्ड इनकम बोल दो, ये ऐसी इनकम है जो ना तो नेशनल इनकम को फाइंड करने में कंसीडर करते हैं और ना डोमेस्टिक इनकम फाइंड करने में कंसीडर करते हैं। ठीक है। अब नेशनल इनकम होती क्या है और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, उसका मीनिंग देखो। अच्छा, इनके मीनिंग आप नोट कर लो, चलो नोट करना है तो लिखो फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम लिखो, साथ में इसका दूसरा नाम ऑब्लिक डाल के लिखो अर्नड इनकम, फिर लिखो इसका मीनिंग। लिखो इसका मीनिंग। इट इज एन इनकम, इट इज एन इनकम which is earned, it is an income which is earned by doing some work, कोई काम करके आपने पैसे कमाए हैं। It is an income which is earned by doing some work, जब कोई काम करके आप पैसे कमाते हो वो बन जाता है फैक्टर इनकम। ठीक है। अच्छा, आपने घर परचेज किया, वो घर आपने किसी को रेंट पे दे दिया और रेंट आपके पास आ रहा है, तो क्या फैक्टर इनकम बनेगा? बनेगा। अब देखो, आपने घर किराए पे दिया, रेंट ले रहे हो आप, तो आप कोई मेहनत नहीं कर रहे इसके अंदर, आपको बैठे बिठाए रेंट मिल रहा है। बट आपने किसी को घर दिया ना यूज करने के लिए पहले, या फ्री में आ रहा है रेंट आपके पास? आपने किसी को यूज करने के लिए, रहने के लिए घर दिया है, अपना प्रॉपर्टी दी है, तो उससे इनकम जनरेट कर रहे हो आप। अब यहाँ काम करने का मतलब ये मत समझना कि हम कहीं पे जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं काम करने के लिए, या हमारी शॉप है वहां जा रहे हैं काम करने के लिए। तो काम करने का मतलब आप किसी के लिए कोई काम कर रहे हो, किसी को कोई सर्विस दे रहे हो। ठीक है। किसी को अपनी रिसोर्स शेयर कर रहे हो और उसके बदले आप सामने वाले से पैसे ले रहे हो, ये बात है। तो रेंट की फॉर्म में आपको इनकम जनरेट हो रही है, वो भी फैक्टर इनकम में आएगी। किसी को लोन दिया है आपने जरूरत पड़ने पे, तो सामने वाले को आपसे पैसे मिले हैं लोन की फॉर्म में, तो वो आपको सामने वाला पर्सन ब्याज दे रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, ये भी फैक्टर इनकम में आएगा। अब ब्याज का पैसा कमा रहे हो कि मेहनत थोड़ा ना कर रहे हो आप, कोई काम नहीं कर रहे हो, बट सामने वाले आपको जो रेंट की इनकम दे रहा है या इंटरेस्ट की इनकम दे रहा है, वो आपसे सर्विस लेने के बाद, रिसोर्स लेने के बाद दे रहा है। अगर आपने सामने वाले को लोन नहीं दिया होता तो वो ब्याज कहां से देता आपको? तो पहले हमने सामने वाले को लोन पे पैसे दिए, उसके बदले आपको वो इनकम जनरेट करके दे रहे हैं इंटरेस्ट की फॉर्म में। तो ये सब बन जाते हैं एग्जाम्पल फैक्टर इनकम के। एग्जाम्पल नोट करने, आप नोट कर लो। रेंट रिसीव्ड ऑन द प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द लोन, सैलरी, वेजेस एटसेट्रा। रेंट रिसीव्ड ऑन द प्रॉपर्टी, सेकेंड एग्जाम्पल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द लोन, थर्ड एग्जाम्पल सैलरी, फोर्थ वेजेस, फिफ्थ कमीशन। कितने भी एग्जाम्पल डाल लो आप इसमें, जो आपने मेहनत से पैसे कमाए हैं उसमें। अब कमीशन मिलता है ब्रोकर को, तो कोई ना कोई उसने आपको काम करवा के दिया है, कोई प्रॉपर्टी सेल करवाई है, आपकी प्रॉपर्टी आपको परचेज करवा के दी है, उस पर कमीशन कमाएगा वो, तो वो फैक्टर इनकम में आएगा। साथ में उसके अपोजिट लिखा हुआ है हमने नॉन फैक्टर इनकम, इसके जो अदर नेम है सारे नोट कर लेना, और जो मीनिंग है वो लिखो इसका। नॉन फैक्टर इनकम के हमने 3 नाम और लिखे हैं, वो सभी नाम नोट कर लेना, और मीनिंग क्या बनेगा वो लिखो।
It is a free income. It is a free income received by a person. It is a free income received by a person. ये फ्री के पैसे हैं जो आपने कहीं से रिसीव किए हैं. फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, ये सब इसमें आएगा. गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी एटसेट्रा. उसके बाद ये दो वर्ड है, इनके मीनिंग समझने हैं हमको. फर्स्ट है नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का मीनिंग देखो क्या होगा. पहले अभी आप चलो नोट कर लो, फिर मैं समझा दूंगा आपको. इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by normal resident in an accounting year anywhere in the world. इसमें फैक्टर इनकम को हाईलाइट कर लेना. नॉर्मल रेजिडेंट वर्ड दे रखा है, इसको हाईलाइट कर लेना. अकाउंटिंग ईयर वर्ड को हाईलाइट कर लेना और एनीवेयर को हाईलाइट कर लेना. डोमेस्टिक इनकम का जो मीनिंग है वो भी नोट कर लो साथ साथ में. फिर इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by any person in the domestic territory in an accounting year. इसमें हाईलाइट करोगे फैक्टर इनकम वर्ड को, एनी पर्सन, डोमेस्टिक टेरिटरी और अकाउंटिंग ईयर. हो गया नोट. सबने कर लिया नोट. अब समझो, देखो नेशनल इनकम क्या होती है. ये कह रहा है जब हम किसी देश की, अब जैसे अपने इंडिया की बात करते हैं,
जब भी हम इंडिया की नेशनल इनकम फाइंड करेंगे तो वो ना एक साल की फाइंड की जाएगी। तो अकाउंटिंग ईयर वर्ड का मतलब फाइनेंशियल ईयर। तो जो वर्ड हमने हाईलाइट किए हैं इन सब के हमको मीनिंग पता होना चाहिए। अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर को बोलते हैं, जो शुरू होता है 1 अप्रैल को और खत्म कब हो जाता है 31 मार्च को। तो जब भी आप अपने देश की, अब देखो अकाउंटिंग ईयर यहाँ भी लिखा है, अकाउंटिंग ईयर यहाँ भी लिखा है, तो जब भी हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम फाइंड की जाएगी या फिर हमारे देश की नेशनल इनकम फाइंड की जाएगी तो वो पूरे एक साल की फाइंड होगी, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च की। फिर अगले साल की 1 अप्रैल से 31 मार्च, फिर अगले साल की, इस तरीके से मतलब हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च की देश की डोमेस्टिक इनकम फाइंड कर सकते हैं और दूसरा क्या फाइंड कर सकते हैं, नेशनल इनकम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। फैक्टर इनकम, अब देश में लोग फ्री के पैसे भी कमाते हैं पूरे साल के अंदर और मेहनत से पैसे भी कमाते हैं। तो कह रहे हैं चाहे आप फाइंड करो नेशनल इनकम, चाहे आप क्या फाइंड करो डोमेस्टिक इनकम, जो मेहनत से कमाए हुए पैसे सिर्फ वही काउंट करने हैं, फ्री के पैसे काउंट नहीं करने। तो दोनों ही डेफिनेशंस के अंदर जो वर्ड यूज हुआ है फैक्टर इनकम वर्ड यूज हुआ है। तो चाहे आप अपने देश की डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे आप अपने देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ जो मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं वो काउंट करने हैं और पूरे एक साल के काउंट करने हैं। सम टोटल लिखा है, सम टोटल में सबके पैसे आएंगे, चाहे देश की आप निकालो नेशनल इनकम, चाहे देश की आप निकालो डोमेस्टिक इनकम, सभी लोगों के, चाहे वो लोग इंडिविजुअल है चाहे वो पर्सन आर्टिफिशियल है। एक कंपनी ने पैसे कमाए हैं हमारे देश के अंदर, एक पार्टनरशिप फर्म ने पैसे कमाए हैं हमारे देश के अंदर, एक एलएलपी ने पैसे कमाए हैं हमारे देश के अंदर, सोसाइटी ने, ट्रस्ट ने, इंसान ने, इन सब का पैसा काउंट करेंगे। सम टोटल का मतलब होता है ये। तो सम टोटल में सिर्फ सरकार के कमाए हुए पैसे नहीं आ रहे हैं, सरकार के कमाए हुए पैसे के साथ साथ जो इंडिविजुअल्स ने पैसे कमाए हैं अपने देश में वो भी आ रहे हैं, फॉरेनर्स ने पैसे कमाए हैं हमारे देश में वो भी आ रहे हैं। ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, इन्होंने पैसे कमाए हैं तो इनके पैसे भी काउंट कर रहे हैं। अब अब मेन डिफरेंस क्या होगा, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे दोनों डेफिनेशन में कॉमन क्या था, दोनों डेफिनेशन में कॉमन था फैक्टर इनकम, दोनों डेफिनेशन में कॉमन था अकाउंटिंग ईयर। अब अलग क्या क्या होगा देखो, नेशनल इनकम जो है ये फोकस करता है, अभी कुछ नोट नहीं करना, मैं बता दूंगा नोट करना होगा तो। नेशनल इनकम जो है वो फोकस करता है पर्सन पे, पर्सन के स्टेटस पे, और इग्नोर करता है एरिया, कहां पैसा कमाया जा रहा है उससे मतलब नहीं है, कौन पैसा कमा रहा है उससे मतलब है। डोमेस्टिक इनकम में अपोजिट है, जब भी आप देश के डोमेस्टिक इनकम निकालोगे तो हमारा फोकस एरिया पे रहेगा, कहां पैसे कमाए जा रहे हैं, और इग्नोर करेंगे हम पर्सन का स्टेटस, कमाने वाला कौन है उससे मतलब नहीं है। अब इनका मतलब क्या हुआ देखो, नेशनल इनकम फाइंड करेंगे हमारे देश की तो उन्हीं का ही पैसा काउंट करेंगे जो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। अगर आप इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो और आपने इंडिया में आके पैसे कमाए हैं तो आपके कमाए हुए पैसे नेशनल इनकम फाइंड करने में ऐड नहीं किए जाएंगे। ठीक है। अब कोई भी पर्सन नॉर्मल रेजिडेंट कैसे बनेगा, अगर कोई पर्सन चाहे उसने बर्थ इंडिया में लिया हो चाहे बर्थ किसी फॉरेन कंट्री में लिया हो, नॉर्मल रेजिडेंट कोई भी बन सकता है, हम लोग तो बन ही सकते हैं, हमारा बर्थ तो इंडिया में हुआ है, वो लोग भी बन सकते हैं जो फॉरेन में पैदा हुए हैं, बट रहते कहाँ पे है, काम भी कहाँ करते हैं, पैसे भी कहाँ कमाते हैं, खर्च भी कहाँ करते हैं। हाँ। अब कब से रह रहे हैं, 1 साल से ज्यादा। तो ऐसे फॉरेन के लोग जो 1 साल से ज्यादा से कहाँ रह रहे हैं, इंडिया में। अब रह रहे हैं मतलब यहाँ जॉब कर रहे हैं या यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, तो पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, हमारे देश से कमा रहे हैं। अब रहते हैं यहाँ पे हैं, यहीं पैसा कमा रहे हैं। हंसो मत भाई, टॉपिक इंपॉर्टेंट चल रहा है, बेसिक बन रहा है चैप्टर 2 का। अब पैसे इंडिया में कमा रहे हैं तो खर्च भी कहाँ करेंगे। अब ये तो है नहीं कि सुबह से शाम यहाँ पैसे कमाते हैं, फ्लाइट पकड़ के जापान चले जाते हैं, वापस चाइना चले जाते हैं, वापस कल सुबह दोबारा वापस आ जाएंगे काम करने के लिए, ये थोड़ी ना होगा।
तो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो यहीं पे रहते होंगे ना। अपने देश में तो कभी कभी जाते होंगे, 2-4 महीने में एक बार जाए, घर वालों के साथ मिलाए, ठीक है, या घर को संभाला है, कुछ मर्जी केस मान लो आप। ये तो नहीं है कि ऑफिस आवर्स में इंडिया है और नॉन ऑफिस आवर्स में अपने कंट्री में पहुंच गए वापस, फिर नेक्स्ट डे दोबारा इंडिया में आ रहे हैं। अप डाउन थोड़ा ना करेंगे वो लोग। अप डाउन हो जाता है नियर बाय एरिया से, कंट्री टू कंट्री कैसे अप डाउन कर लोगे आप डेली डेली? ठीक है। तो कहने का मतलब क्या बना कि नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर फॉरेनर्स भी आ सकते हैं अगर वो 1 साल से ज्यादा से कहाँ रह रहे हैं, इंडिया में। कौन से देश के हैं उससे मतलब नहीं है, बट अगर आप 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह रहे हो और पैसे कमा रहे हो और कमाने के साथ खर्च भी कर रहे हो पैसा इंडिया में आप, क्योंकि रहोगे इंडिया में तो सर्वाइव भी इंडिया में करोगे, गुड्स वगैरह परचेज करना है, सर्विस अवेल करनी है, इंडिया से करोगे। ठीक है। अच्छा, पैसे कमा रहे हो, खर्च कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, सेव कर रहे हो, ये सारे सारे काम आप इंडिया में कर रहे हो, और आपको रहते हुए कितना टाइम हो गया इंडिया में, 1 साल से ज्यादा, तो आप इंडिया के माने जाओगे नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में एनआर बोल देते हैं। तो जब भी हम देश की नेशनल इनकम फाइंड करेंगे, पैसा सिर्फ काउंट करते हैं किसका, एनआर का। जो एनआर नहीं है उसने इंडिया में आके पैसा कमाया है, हम काउंट नहीं करेंगे। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2 महीने पहले यूएसए से एक पर्सन इंडिया में आया है जॉब करने के लिए, उसको आए हुए 2 महीने हुए हैं, और 2 महीने में उसने ₹1,00,000 कमा लिया इंडिया से, 50,000 महीना सैलरी है उसकी। ठीक है। तो 2 महीने में ₹1,00,000 सैलरी मिल गई उसको, वो किसी इंडियन कंपनी में जॉब कर रहा है। तो अब जो ₹1,00,000 कमाए हैं उसमें, उस पर्सन ने जो फॉरेन से आके इंडिया में रह रहा है, क्या वो एनआर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, उसका स्टे सिर्फ 2 महीने का हुआ है। ठीक है। उसने जो ₹1,00,000 कमाए हैं ना, वो हमारे देश की नेशनल इनकम फाइंड करने में ऐड नहीं किए जाएंगे। हाँ, यही उस पर्सन को इंडिया में आए हुए मान लो 15 महीने हो गए होते, वो 15 महीने से इंडिया में आया हुआ है, और पिछले 1 साल में उसने ₹10,00,000 कमाए हैं सैलरी के नाम के, तो आप अकाउंट कर लेते हैं। बिकॉज रहते हुए आपको 15 महीने हो गए, मतलब मोर देन 1 ईयर हो गया है, कमा भी इंडिया से रहे हो पैसा, और खर्च भी कहाँ कर रहे हो, इंडिया में कर रहे हो। 1 मिनट रुको। हाँ जी सर। क्या बात? अच्छा ठीक है। ठीक है सर। तो एनआर, अब देखो, तभी मैंने यहाँ पे लिखा था कि जब भी आप देश की नेशनल इनकम निकालोगे ना, आपका फोकस जो है वो पर्सन के स्टेटस पे होना चाहिए। कमाने वाला कौन है उसका ध्यान रखना है आपको। कमाने वाला एनआर होगा तो हम पैसे काउंट करेंगे उसके, कमाने वाला नॉन एनआर है तो पैसे काउंट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, इग्नोर करना है एरिया, कहाँ कमाया गया है पैसा उससे मतलब नहीं है। अब जैसे मान लो फॉरेनर इंडिया में आते हैं काम करने के लिए, वैसे हम लोग भी तो फॉरेन जाते हैं काम करने के लिए, हमारे देश के लोग फॉरेन में जाके जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है। कोई सर्विस देने गए हैं बाहर, कमीशन कमा के लाए हैं मान लो ऐसा। तो कह रहे हैं आपने पैसा चाहे इंडिया में कमाया हो, चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी कमाया हो, उससे मतलब नहीं है, सारा पैसा नेशनल इनकम को फाइंड करने में ऐड किया जाएगा। तो हमारा मेन फोकस एरिया पे नहीं है, पैसे चाहे देश में कमाओ चाहे देश से बाहर कमाओ, आपका स्टेटस क्या होना चाहिए, एनआर का होना चाहिए। अच्छा एग्जांपल सुनो एक, मान लो कि मैं गया मान लो यूएसए, ठीक है, और मुझे यूएसए गए 2 साल हो गए हैं, और वहां मैं सैलरी जनरेट कर रहा हूँ, वहां मुझे 1 साल में मान लो मिल रहे हैं ₹20,00,000, और मैं 2 साल से यूएसए में स्टे कर रहा हूँ, तो क्या वो ₹20,00,000 जो मैंने कमाए हैं फॉरेन के अंदर रह के, वो हमारे देश की, इंडिया की, जब नेशनल इनकम फाइंड की जाएगी काउंट करेंगे? एग्जांपल सुन लिया सबने, या फिर से बताऊं? मैं पिछले 2 साल से यूएसए में रहता हूं, या आप पिछले 2 साल से यूएसए में रहते हो, और पिछले 1 साल में आपने यूएसए में जॉब करके ₹20,00,000 की सैलरी कमाई है। अब हमारे देश की, इंडिया की नेशनल इनकम फाइंड की जा रही है 1 साल खत्म होने के बाद, तो हमारे जो ₹20,00,000 कमाए हैं हमने यूएसए में जॉब करके, वो काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। कमाए चाहे कहीं भी हो, बट आप एनआर तो नहीं हो इंडिया के। हम्म। क्या कह रहे हो? यहाँ 182 नहीं है भाई, 1 साल। हाँ जी। अब जैसे कोई फॉरेनर इंडिया में एनआर कब बनता है, जब उसका स्टे इंडिया में 1 साल से क्या हो जाता है। अगर हमारा किसी और कंट्री में स्टे 1 साल से फालतू हो गया, तो हम तो वहां के एनआर बनेंगे, यहाँ के कैसे बन जाएंगे?
आप अपने पे भी लागू करो ना ये चीज। मैंने बताया एग्जांपल में कि हम 2 साल से फॉरेन में रहते हैं, तो वहां के यूएस के एनआर हो गए ना हम तो इंडिया के एनआर रहे ही नहीं। जैसे फॉरेनर्स हमारे यहाँ के एनआर बन जाते हैं, तो हम भी तो वहां के एनआर बनेंगे। तो आप 2 साल से या 1 साल से फालतू देश से बाहर रह रहे हो और वहीं पैसा कमा रहे हो, तो आप इंडिया के एनआर नहीं माने जाओगे। आप जिस देश में 1 साल से फालतू रह रहे हो उसी के एनआर माने जाओगे। तो आपका पैसा उस देश की इनकम में काउंट किया जाएगा, अपने देश की इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा, अगर आप नेशनल इनकम फाइंड करते हो तो। मेन बात यह है। ठीक है, तो नेशनल इनकम जब भी देश की फाइंड की जाएगी, उसमें आपको 4 बातें मेन ध्यान रखनी है। सिर्फ फैक्टर इनकम काउंट करनी है, फ्री के पैसे काउंट नहीं करने। दूसरा, 1 साल की काउंट करनी है, 1 अप्रैल से 31 मार्च की। तीसरा, पर्सन पे फोकस रहना चाहिए कि जिसके पैसे काउंट करने हैं वो हमारे देश में क्या होना चाहिए, एनआर। और चौथा, पैसा चाहे कहीं भी कमाया हो फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका स्टेटस एनआर का है तो हमारे देश की नेशनल इनकम फाइंड करने में आपका पैसा डेफिनेटली ऐड होगा। स्टेटस आपका एनआर का नहीं है, फिर चाहे आपने इंडिया में ही क्यों ना कमाया हो पैसा, अगर आप एनआर नहीं हो तो काउंट नहीं होगा। अब एग्जांपल लिया हमने, कोई फॉरेनर को इंडिया में आए 2 ही महीने हुए हैं और 2 महीने में सिर्फ 50,000 रुपए कमाए हैं मान लो उसने, तो वो एनआर तो बना ही नहीं 2 महीने के अंदर। तो उसका कमाया हुआ पैसा हमारे देश के नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा। हाँ, मान लो वो 8 महीने और हमारे देश में रह लेता है, फिर 2-4 महीने और हमारे देश में रह लेता है, मतलब उसको रहते हुए 1 साल से फालतू हो जाएगा, फिर उसका कमाया हुआ पैसा हमारे देश की एनआई में काउंट किया जाएगा, मतलब नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। ये होती है नेशनल इनकम। इसको समझ गए? अब साइड में लिखी है इसके डोमेस्टिक इनकम। सारी बातें ठीक है, बस 2 बातें चेंज हो रही है। जब भी हम हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम फाइंड करेंगे, हमारा मेन फोकस एरिया पे होना चाहिए। अपोजिट कर दिया, पर्सन पे नहीं होगा। तो अब डीआई में क्या होता है, आप चाहे एनआर हो तो भी काउंट करेंगे, आप चाहे नॉन एनआर हो तो भी काउंट करेंगे। ठीक है, क्या फाइंड करने के लिए? हाँ, डोमेस्टिक इनकम फाइंड करनी है तो बात कर रहे हैं। अगर हमको हमारे देश की, अगर सरकार को हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम फाइंड करनी है, तो आपका स्टेटस क्या है हम भूल जाएंगे। चाहे आपको इंडिया में आए हुए, जब से जन्म लिया तब से इंडिया में रहते हो, चाहे आपको इंडिया में आए हुए 10 दिन हुए हो, चाहे आपको इंडिया में आए हुए 2 दिन हुए हो, चाहे आपको इंडिया में आए हुए 2 महीने हुए हो, चाहे 2 साल हुए हो, सबके पैसे काउंट होंगे, एनआर के भी और नॉन एनआर के भी। तो यहां हम स्टेटस नहीं देखेंगे आपका कि आपका स्टेटस क्या है। आप इसी देश को बिलोंग करते हो, किसी और देश से आए हो, कब से रह रहे हो, कोई मतलब नहीं है, सबके पैसे काउंट होंगे। बस हमारे यहाँ मेन फोकस रहेगा एरिया पे, पैसे कहाँ कमाए जा रहे हैं, मेन बात ये है पैसे कहाँ कमाए गए हैं। अब एरिया को लेके 2 एरिया बनेंगे, एक बनेगा डीटी, डोमेस्टिक टेरिटरी बोल देते हैं इसको, दिखाया मैंने आपको, ये रहा। दूसरा बनेगा नॉन डीटी। अगर डीटी में कमाए हैं पैसे तो काउंट करेंगे, नॉन डीटी में कमाए हैं तो काउंट नहीं करेंगे। तो जब भी हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम फाइंड की जाएगी, तो सरकार ये जरूर देखेगी कि आपने पैसा कौन से एरिया से कमाया है। आपको सैलरी मिली है तो कहाँ से मिली है सैलरी, आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका ऑफिस कहाँ पे है, कमीशन कमाया है तो एक्टिविटी कहाँ करी है आपने, डीटी में करी है या नॉन डीटी एरिया में करी है। अब डीटी में कौन से एरिया आते हैं, और जो डीटी में नहीं आएंगे वो सारे किस में जाएंगे, फिर नॉन डीटी एरिया में जाएंगे। अब डीटी में कौन कौन से एरिया आएंगे, देखो, डीटी का मतलब होता है वो सारे एरिया जिस पे कंट्रोल है इंडियन गवर्नमेंट का। हर वो एरिया जिस पे कंट्रोल हमारे देश की गवर्नमेंट का है, वो सारे एरिया किस में काउंट होते हैं, डीटी में, डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, अब जिस एरिया पे हमारे देश का कंट्रोल नहीं है, हमारे देश की गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, तो वो एरिया सारे किस में जाएंगे, नॉन डीटी में जाएंगे। कोई बता सकते हैं कि डीटी में कौन से एरिया कवर हो रहे हैं कौन से नहीं? हाँ जी, इंडियन एम्बेसी कहाँ पे? अच्छा, वो चलो, वो तो बात की बात है। हमारा जो नक्शा है, जो मैप है भारत का, इंडिया का, उसके अंदर का सारा एरिया डीटी में आ जाएगा। और मैप जो बाउंड्री लाइन हो गई है हमारे देश का, जो बॉर्डर हो गया है, चाहे नॉर्थ इंडिया में हो, चाहे साउथ में, चाहे ईस्ट में, चाहे वेस्ट में, ठीक है, अगर बाउंड्री के बाहर जा रहे हैं तो क्या हमारा कंट्रोल होगा वहां पे? बाउंड्री के बाहर जो देश चालू हो गया है दूसरा, कंट्रोल उसका होगा ना, हमारा थोड़ा ना होगा। हमारा कंट्रोल तो बाउंड्री तक ही है ना। अब एक तरफ मान लो बांग्लादेश है, एक तरफ मान लो श्रीलंका है,
एक तरफ मान लो पाकिस्तान है, इस तरीके से। तो चारों डायरेक्शंस के अंदर जो हमारा जहां तक बाउंड्री है, उसके बाद जो दूसरा देश चालू हो रहा है उस पर कंट्रोल थोड़ा ना होगा हमारा। वहां के डिसीजन तो वहां की गवर्नमेंट लेगी, फिर हम थोड़ा ना लेंगे। तो जब किसी को आम भाषा में समझाना होता है कि डीटी में कितना एरिया आता है, तो बस सिंपल यही बोलेंगे, देश का जो नक्शा है उसके सारा अंदर जो एरिया आ रहा है। ठीक है, बट आपको ऐसा नहीं समझना, आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है। किसी आम इंसान को समझाना हो जो इको नहीं पढ़ता हो, क्या पता पढ़ा लिखा भी ना हो, वो आपसे पूछ लिया, आप उसको बता रहे हो कि डीटी में क्या आता है, आप उसको यही बोलोगे इंडिया का जो नक्शा होता है उसके अंदर का सारा एरिया डीटी में आता है, बिकॉज वहां कंट्रोल हमारी गवर्नमेंट का है। नक्शे के बाहर जाओगे, हमारा कंट्रोल है ही नहीं, तो वो एरिया डीटी में नहीं आएगा, वो नॉन डीटी बन जाएगा। बट जैसे बताया अभी कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं इंडिया में भी जहां कंट्रोल हमारा नहीं होता, और कुछ एरिया ऐसे होते हैं इंडिया के बाहर भी जहां हमारा कंट्रोल होता है। ठीक है, एक वर्ड होता है एम्बेसी। आपने कोई ऐसी स्पाई मूवी देखी हो जिसमें इंडियन स्पाई एजेंट और किसी देश में जा रहा है और वहां नॉर्मल इंसान की तरह रह रहा है? वहां कुछ जैसे धुरंधर मूवी हो गई, या और बहुत सारी मूवी आई हुई है, फैंटम मूवी है एक। ठीक है, बहुत सारी मूवी हैं। तो स्पाई मूवी में दिखाते होते हैं कई बार एम्बेसीज। अब ये एम्बेसी क्या करती है? ये एम्बेसी होगी कहाँ पे? हमारे देश में हमारी एम्बेसी नहीं होगी, दूसरे देशों की एम्बेसी होगी। हमारी एम्बेसी दूसरे देश में होगी। इंडिया में कभी भी इंडियन एम्बेसी नहीं मिलेगी आपको। इंडिया में आपको यूएसए की एम्बेसी मिल जाएगी, चाइना की मिल जाएगी, जापान की मिल जाएगी, जर्मनी की मिल जाएगी, और जो भी दूसरे देश हैं उनकी मिल जाएगी। और जिन देशों की एम्बेसी हमारे देश में होगी, उनके देश में भी हमारी एम्बेसी, रेसिप्रोकल होता है कि अगर आपकी एम्बेसी हमारे देश में खुलेगी तो हमारी एम्बेसी भी आपके देश में खुलेगी। अगर आप हमको अलाउ नहीं कर रहे तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। अब कोई ऐसा देश है मान लो जहां हमारे देश की एम्बेसी नहीं है, तो उनकी एम्बेसी हमारे यहाँ भी नहीं मिलेगी आपको। रेसिप्रोकल रहता है, उल्टा सिस्टम रहता है ये, कि हमने आपको अलाउ किया है तो आप भी हमें अलाउ कर दो, ऐसा। ठीक है, अब मान लो इंडिया में ना चाइनीज एम्बेसी है, चाइना की। अब वो दिल्ली में है। जितनी भी एम्बेसी है इंडिया में दूसरे देशों की, वो सब हमारा जो कैपिटल है देश का, दिल्ली, वहां पे है। अब वो एम्बेसी करती क्या है? वो अपने देश के लोगों के लिए काम करती है। अब चाइना के लोग मान लो इंडिया में घूमने के लिए आए हुए हैं, ठीक है, या पढ़ाई करने के लिए आए हुए हैं, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं, या बिजनेस या फिर जॉब करने के लिए आए हुए हैं। उन्हें कोई इशू होता है, कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो उनका अपना यहाँ बैठा है कोई, चाइनीज एम्बेसी, वहां जाकर के वो हेल्प मांग सकते हैं। कोई परेशानी है उनको, कोई मॉनिटरी लॉस हो गया है, फ्रॉड हो गया उनके साथ, तो वो उस चाइनीज एम्बेसी में इंडिया में जा करके वहां हेल्प मांग सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लो हम चाइना गए हैं घूमने फिरने, जॉब करने, पढ़ाई करने, कोई भी केस मान लो आप, और वहां कोई दिक्कत परेशानी हो गई है आपको बड़े लेवल पे, आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है, आपको जेल में डाल दिया गया है, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया है, मतलब कुछ नेगेटिव एक्टिविटी हो गई है, तो वहां दूसरे देश में आपको अपना चाहिए कोई, तो वहां इंडियन एम्बेसी होगी। वहां जाओ, वहां के ऑफिसर को बुलाओ, बात बात करो उससे, उसको बताओ, और वहां इंडियन लोग काम कर रहे होंगे, वो आपके मैटर को सुनेंगे। आपकी गलती है फिर तो पनिशमेंट मिलेगी। अगर आपको नाजायज फंसाया गया मैटर में, तो आपका साथ भी दिया जाएगा। अब हमारी एम्बेसी चाइना में होगी, तो वहां काम करते हैं इंडियंस और चाइनीज। जिस देश की एम्बेसी दूसरे देश में होगी ना, उस एम्बेसी में दोनों देश के लोग काम करेंगे। हमारी एम्बेसी चाइना में है, तो उस एम्बेसी के अंदर, उस इंडियन एम्बेसी के अंदर इंडियंस भी काम कर रहे होंगे और चाइनीज भी काम कर रहे होंगे। चाइना की एम्बेसी इंडिया में है, उसमें चाइनीज भी काम कर रहे होंगे और इंडियंस भी काम कर रहे होंगे। हमारी एम्बेसी यूएसए में है, तो यूएसए वह हमारी जो एम्बेसी है वहां इंडियंस भी काम कर रहे होंगे और यूएसए के लोग भी काम कर रहे होंगे। यूएसए की एम्बेसी हमारे देश में है, तो इंडियंस भी काम कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे वहां पे, और यूएसए के लोग भी जॉब कर रहे होंगे। ये चीज होती है। अब यूएसए की एम्बेसी इंडिया में है, दिल्ली में, उस पर कंट्रोल हमारी गवर्नमेंट का नहीं है। उस एम्बेसी के सारे डिसीजन यूएसए की गवर्नमेंट लेती है, हम नहीं लेते। चाइना की एम्बेसी दिल्ली में है, नक्शे के अंदर है देखो, ठीक है, बट फिर भी उस एम्बेसी पे इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, चाइनीज गवर्नमेंट कंट्रोल है। चाइनीज गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इंडिया में जो हमारी एम्बेसी है उसमें क्या डिसीजन लेने हैं, क्या बदलाव करना है, कितने एम्प्लॉय अपॉइंट करने हैं, कितनी सैलरी देनी है, वो सब वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। हमारी एम्बेसी चाइना में है, हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वहां के डिसीजन हम लेंगे, सिर्फ उस एम्बेसी के, उसके बाहर कहीं से के नहीं। हमारी एम्बेसी यूएसए में है, तो यूएसए में जो इंडियन एम्बेसी है उसके डिसीजन हमारी गवर्नमेंट लेती है, ना कि यूएसए गवर्नमेंट लेती है। तो इंडिया के बाहर इंडियन एम्बेसी एक ऐसा एरिया होता है जो इंडिया के नक्शे के बाहर है,
बट फिर भी कंट्रोल किसका है उसके ऊपर? इंडियन गवर्नमेंट का। इंडिया में नक्शे में ऐसे एरिया हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो सारे के सारे फॉरेन एम्बेसी में काउंट होते हैं। अब फॉरेन एम्बेसी में किसी भी कंट्री की एम्बेसी आ सकती है जो भी हमारे देश में प्रैक्टिकली है। ठीक है। तो डीटी में डिटेल में आप इसको इस तरीके से पढ़ते हो कि डीटी में सिर्फ वो एरिया नहीं आता जो बाउंड्री के अंदर है, और नॉन डीटी में सिर्फ वो नहीं आएगा जो बाउंड्री के बाहर है। बाउंड्री के अंदर भी कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिन पे हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, तो वो डीटी में नहीं आएंगे, तो फॉरेन एम्बेसी काउंट होता है उसके अंदर। बाउंड्री के बाहर, नक्शे के बाहर कुछ एरिया ऐसे हैं जहां हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो सारे इंडियन एम्बेसी की बात हो रही है, फिर चाहे वो यूएसए में हो, चाइना में हो, जापान में हो, और किसी कंट्री में हो। ठीक है। अब अगर डीटी में पैसा कमाया है तो डोमेस्टिक इनकम में काउंट किया जाएगा, चाहे कमाया हो इंडियंस ने, चाहे किसने कमाया हो, फॉरेनर्स ने। अब मान लो इंडिया में चाइना की एम्बेसी है, तो उस चाइनीज एम्बेसी में इंडिया में जो लोग पैसे कमा रहे हैं जॉब करके, फिर चाहे वो इंडियन हो, चाहे कौन हो, चाइनीज हो, चाहे उनको आए हुए 2 महीने हुए हो, चाहे 2 साल हुए हो, चाहे 20 साल हुए हो, हम स्टेटस देखेंगे नहीं पर्सन का। हमें पर्सन से मतलब ही नहीं है, हमको तो एरिया से मतलब है। तो ये फर्क होता है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के अंदर। दोनों में सिमिलरिटी भी है। सिमिलरिटी क्या है कि दोनों के अंदर ही फैक्टर इनकम काउंट हो रही है, और दोनों में ही इनकम पूरे पूरे साल की काउंट हो रही है। डिफरेंस क्या हुआ कि नेशनल इनकम में हमारा मेन फोकस पर्सन पे है, कमाने वाला कौन है, जो पैसा कमा रहा है। डोमेस्टिक इनकम में पर्सन पे फोकस नहीं है, चाहे कोई भी कमाए पैसा। नेशनल इनकम में हमारा फोकस एरिया पे नहीं है, कहीं भी कमाओ पैसा, बट डोमेस्टिक इनकम के लिए हमारा एरिया प्रेफरेंस रहेगा कि डीटी में कमाया पैसा तो काउंट करेंगे, वरना काउंट नहीं करेंगे। ये हमारे दो मेन डेफिनेशन है यहाँ से। ये नोट्स में भी लिखे मिलेंगे आपको। ठीक है। और ये मैंने समझा दिया आपको। अब इसमें कुछ डाउट है तो देखो पहले तो दोनों। नहीं, अब जैसे मान लो कि आप चाइना में इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हो। हाँ। अगर अपने देश की नेशनल इनकम निकालेंगे तो काउंट करेंगे। एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल बनता है इसका। मिस्टर ए इज वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन चाइना फ्रॉम पास्ट 7 months and अर्निंग ₹10 lakh पर एनम। आपको क्वेश्चन क्या बताओ? अब देखो, अब इसमें अगर हम इंडिया की एक तरफ तो बात करते हैं नेशनल इनकम के बारे में, एक तरफ बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम के बारे में। अब क्वेश्चन आपका ये है कि सर दोनों में से कौन सी इनकम में काउंट करेंगे इसका कमाया हुआ पैसा? अब देखो, नेशनल इनकम में हमारा मेन फोकस किस पे होता है? पर्सन पे होता है। और किस पे नहीं होता? एरिया पे नहीं होता। डोमेस्टिक इनकम में एरिया पे फोकस होगा, पर्सन पे फोकस नहीं होगा। ठीक है। अब अगर हमारे देश की नेशनल इनकम फाइंड की जा रही है तो पहले उसके लिए देख लो किसका कमाया हुआ पैसा काउंट करना है कि नहीं करना, अगर ये फाइंड कर रहे हो आप। अब देखो, क्या मिस्टर ए इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है ना? अभी 7 ही महीने में बाहर गए हुए हैं। नो क्यों बोल रहे हो? 1 साल से फालतू बाहर रहता तो देश का एनआर नहीं माना जाता वो। मैंने जान के लिखा है, देखो, सिर्फ उसको देश से बाहर गए हुए 7 ही महीने हुए हैं, तो 1 साल तक तो वो इंडिया का ही एनआर माना जाएगा। 1 साल से फालतू चाइना में रह लेता है तो वहां का एनआर बनेगा, फिर यहाँ का नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप एक ही देश का एनआर बन सकते हो, एक साथ आप दो देश का एनआर नहीं बन सकते हो। तो जब तक इसको चाइना में रहते हुए 1 साल से फालतू नहीं होगा, तब तक ये एनआर हमारे ही देश का माना जाएगा। ठीक है। तो मिस्टर ए ने एनआर वाली कंडीशन पूरी कर दी। अच्छा, नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए एरिया वैसे मैटर नहीं करता, तो चाइना में कमाया पैसा या और किसी देश में कमाया कमाया होता पैसा तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये 10 लाख रुपए आप काउंट कर लेंगे नेशनल इनकम फाइंड करने में। समझ गए? अब अगर डोमेस्टिक इनकम फाइंड कर रहे हैं देश की, तो देखो,
पर्सन तो मैटर करता ही नहीं। तो डोमेस्टिक इनकम के लिए आपको चाहे चाइना के हुए 7 महीने हुए, चाहे 7 दिन हुए, चाहे 7 साल हुए, फर्क नहीं पड़ता अपने को, क्योंकि पर्सन वाली कंडीशन तो है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ मेन कंडीशन एरिया वाली है। अब ये चाइना में जॉब कर रहा है, और चाइना में भी कहाँ जॉब कर रहा है देखो, इंडियन एम्बेसी में। तो चाइना के नक्शे में जो इंडियन एम्बेसी जिस भी शहर में है, वहां कंट्रोल किसका है? इंडियन गवर्नमेंट का है। तो ये इंडियन एम्बेसी चाइना में जो है वो डीटी में कवर हो रही है, तो ये पैसे डोमेस्टिक इनकम में भी काउंट किए जाएंगे। ये चीज है, समझ गए? एग्जाम्पल और देख लो, चलो इसमें अपोजिट कर देते हैं इस बारी। मिस्टर जेड had taken birth in Germany and is currently staying in India from past 1.7 years. Working in an Indian company at a salary of rupees 15 lakhs per year. अब आपको बताना है ये जो 15 लाख रुपए कमा रहा है मिस्टर जेड, ये हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगा या डोमेस्टिक इनकम में? क्या पता दोनों में भी काउंट हो जाए, क्या पता दोनों में भी काउंट ना हो, जैसा है वो बताना है आपको। अब देखो, नेशनल इनकम के लिए देखो 4 मेन चीज चाहिए आपको। 1 साल, 1 साल की इनकम दे रखी है आपको, ठीक है। अच्छा, फैक्टर इनकम होनी चाहिए, जॉब करके पैसा कमा रहा है, तो फैक्टर इनकम है, फ्री के पैसे नहीं मिल रहे। तीसरी मेन बात, पर्सन का स्टेटस देखो आप, कि पर्सन हमारे देश का एनआर है क्या। देखो एनआर बन गया है, उसको इंडिया में रहते हुए 19 महीने हो गए हैं, मतलब 1 साल से फालतू हो गया, ठीक है। तो एनआर वाली कंडीशन भी पूरी कर दी, 3 कंडीशन पूरी कर दी इसने। चौथी कंडीशन तो मैटर ही नहीं करती, कि कहाँ काम कर रहे हो उससे मतलब ही नहीं है आपको। तो इसका कमाया हुआ पैसा नेशनल इनकम में काउंट हो जाएगा। दूसरा केस, अगर हम फाइंड करें हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम, चारों कंडीशन फिर से देख लो, फैक्टर इनकम है, जॉब करके पैसे कमा रहा है, पूरे साल की सैलरी आपको दे रखी है, हम काउंट कर लेंगे। तीसरा, डोमेस्टिक इनकम के लिए आपको पर्सन का स्टेटस देखना ही नहीं, इसको रहते हुए कितना टाइम हुआ है मैटर नहीं करता हमारे लिए, ठीक है। एरिया मैटर करेगा। अब एरिया देखो डीटी में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये इस बार मैंने एग्जांपल में एम्बेसी वर्ड यूज नहीं किया, देखो मैंने इंडियन कंपनी वर्ड यूज किया है। अब कोई कंपनी इंडिया में बनी हुई है, उस पर कंट्रोल फॉरेनर्स का होगा, इंडियंस का होगा? हाँ, तो डीटी बन गया ना फिर ये। अब ये अकेडमी है मान लो, अकेडमी इंडिया में ही तो है, ये एम्बेसी थोड़ी ना है, ये तो अकेडमी है जो एजुकेशन सर्विस दे रही है। तो कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल का हो गया ना, और कंट्रोल हमारी गवर्नमेंट का भी है, कुछ गड़बड़ हुआ तो गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। तो इस एकेडमी पे फॉरेनर्स कहाँ कंट्रोल कर रहे हैं? वैसे ही किसी इंडियन कंपनी पे फॉरेनर्स कहाँ कंट्रोल करेंगे? इंडियंस ही कंट्रोल करेंगे। एम्बेसी वर्ड यूज नहीं कर रखा मैंने, जान के कंपनी वर्ड लिखा है, और कंपनी के इंडियन में लिखा है मैंने कि इंडिया में बनी हुई कंपनी है, तो कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट का और जिनकी वो कंपनी है उनका होगा। तो एरिया भी देखो डीटी में कवर हो गया, तो यहां भी काउंट कर लेंगे पैसा, ठीक है। तो दोनों में काउंट होगा ये पैसा भी। इस तरीके से हमको कंसेप्ट समझना होता है। अब आज हम इतना ही पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन फॉर्मूलाज कल स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो पहले आप, कि हमने जो 3-4 डेफिनेशन पढ़ी है, इनमें कुछ पेंडिंग रह गया, आपका कंफ्यूजन है तो देख लो। कुछ पूछना है इसमें? कौन सा? डीटी? डीटी का फुल फॉर्म तो देखो डोमेस्टिक टेरिटरी होता है, और डोमेस्टिक टेरिटरी एक ऐसा एरिया होता है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, फिर चाहे वो एरिया हमारे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, सीधी सी बात ये है। हाँ, फिर नहीं काउंट करते, फिर वो डोमेस्टिक में काउंट नहीं होगा, बिकॉज डिसीजन और कंट्रोल फॉरेन का जो है। और कुछ पूछना है किसी को?
चैप्टर 2 के नोट्स किनके पास नहीं है? एक बार ही हैंड रेज कर लो। कल चैप्टर 2 के नोट्स दिए थे, एक मिनट, जिनके पास नहीं है। आप सारे कल एब्सेंट थे? कल एब्सेंट थे आप? दो इधर से हैं। इधर कौन कौन है? अच्छा, तीन। तुम भी कल एब्सेंट थे? फिर अच्छा, इधर कौन कौन है एक बार बताओ मुझे। कल एब्सेंट थे तीनों जने? ठीक है, 6 कॉपी हो गई फिर। अभी ना मैं बोल दूंगा 6 कॉपी प्रिंट कर देंगे, शायद 2 कॉपी प्रिंट पड़ी है।